वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 7 इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। डियर स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज देखें 1.11। राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। तो सवाल की स्टेटमेंट को समझें। इस सवाल में ये कह रहा है कि आपने जितने भी ये सवाल दिए हुए हैं इनकी जो रेशियो है उससे सादा तरीन बनाकर दिखाना है, सिंपलेस्ट बनाकर दिखाना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने इनको काटना है। जिस भी टेबल पर आप काट सकते हैं इन दोनों रेशियोज़ को, 15 को और 75 को आपने काटना है और इतना छोटा कर देना है कि और आगे डिवाइड हो ही ना सके। आपने सिंपल तरीन इसे करके दिखाना है, सादा तरीन करके दिखाना है। बहुत इजी से नंबर हमें नज़र आने लग जाएँ, आसान से नंबर हमें नज़र आने लग जाएँ जो किसी और पर डिवाइड हो ही ना सकते हों। तो इस तरह से आपने इनको करके दिखाना है। ये स्टूडेंट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 और 75 को आपने डिवाइड करना है। अब आप लोगों ने कोशिश तो ये करें कि सबसे बड़ा टेबल ढूंढें जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। अगर आप लोग सबसे बड़ा टेबल ढूंढ सकते हैं आसानी के साथ तो ठीक है। फिर तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो 15 5 पे डिवाइड होता है, तो 75 भी 5 पे डिवाइड होता है क्योंकि दोनों के एंड पे 5 आ रहा है। तो इस वजह से 15 को भी आप 5 पे डिवाइड कर लो, 75 को भी 5 पे डिवाइड कर लो। तो यूँ मैं यहाँ पर डिवाइड बाय 5 लिख रहा हूँ। तो 15 को जब 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है, साइड पे डिवाइड करके आप लोग देख लें। 15 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। तो 5 3 ज़ार 15, ऊपर 3 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 है। तो रिमाइंडर लाजमी तौर पे 0 होना चाहिए। अब आप 75 को भी 5 पे डिवाइड करके देख लें। 75 को डिवाइड किया 5 पे तो 5 1 ज़ार 5 आ गया। इसको माइनस किया, 7 में से 5 निकाला 2 आया और ये 5 नीचे उतारा 5। तो 5 5 ज़ार 25, तो यूँ 25 आ गया। अब रिमाइंडर इसका देखते हैं तो 0 आता है। 5 में से 5 0, 2 में से 2 0। तो इसका मतलब है हमारा जो 75 है वो भी 5 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो चुका है और उसने आंसर 15 दिया है। जबकि जो 15 था उसको जब डिवाइड किया तो आंसर 3 मिला था। तो दोनों नंबर्स एक ही डिजिट पे डिवाइड लाजमी होनी चाहिए। तो दोनों ये जो नंबर्स थे मैंने वो 5 पे डिवाइड किए तो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं, उन्होंने रिमाइंडर 0 दिया है। तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करने के बिना पर जो हमें आंसर मिले हैं वो हम लिख देंगे। तो ये मैंने इधर से 3 लिख दिया, रेशियो का साइन लगाया, और इधर से 75 को जो डिवाइड किया था तो 15 मिला था तो 15 लिख दिया। ये मेरे आंसर आ चुके हैं क्योंकि नहीं सॉरी, ये भी अभी आगे डिवाइड होते हैं। तो 15 भी डिवाइड होता है और 3 भी डिवाइड होता है, 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से हम 3 के टेबल पे इसे फर्दर डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा हम डिवाइड करते हैं दोनों को 3 के टेबल पे। अब की बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड बाय 3। तो अब 3 पे जब 3 को डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और 15 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। 3 5 ज़ार 15। तो यूँ आपका ये सिंपलेस्ट आंसर है, ये अब किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता और छोटा नहीं हो सकता। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें मुझे ढूंढना पड़ा कि मैं 5 से पहले डिवाइड करूँ फिर 3 पे डिवाइड करूँ। तो एक तरीका ये होता है कि आप इसका HCF निकाल लो। 2 नंबर्स हैं अगर तो 2 नंबर्स का आप HCF निकाल लो। 3 नंबर हैं तो तीनों का HCF निकाल लो, तो आपको सबसे बड़ा टेबल डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अब HCF निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं लिख देता हूँ। इसी सवाल को मैं पहले दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ। अब मैं इसका HCF निकालने लगा हूँ। तो 75 का HCF, 75 और 15 का HCF निकालना है। आप इस तरह से इनको लिख लें, 15 75। HCF निकालने के लिए आप ये वाला तरीका बना लें, तो इससे शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखें 15 भी 5 पे डिवाइड होता है, 75 भी 5 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा ये 3 पे भी डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से आप 3 पे पहले डिवाइड कर लो। 3 5 ज़ार 15 और 75 को 3 पे डिवाइड करें तो हमने पहले डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हमने 5 पे डिवाइड किया हुआ है। तो 75 को पहले 3 पे डिवाइड करें। 3 2 ज़ार 6, 1 आया, 5 आया, 3 5 ज़ार 15। तो पूरा डिवाइड होकर हमें 25 मिला है, रिमाइंडर 0 आया है। तो अब 25 आप यहाँ पर लिख लें। अब देखें ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25। अब जहाँ तक ये कंप्लीट दोनों डिवाइड हो रहे थे वहाँ तक आपका HCF आएगा। अब आप फर्दर 5 पे डिवाइड इसे नहीं करोगे,
तब, वरना एलसीएम की तरफ आप चले जाओगे। तो एचसीएफ में आप वो नंबर लेने हैं जो दोनों को डिवाइड करते हो। तो दोनों को डिवाइड कर रहे थे, इस वजह से मैंने ये वाले नंबर सिर्फ पिक किया है। तो 3 और 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें ये एचसीएफ देते हैं 15। तो 15 इनका एचसीएफ आ चुका है। अब देखें, आप 15 को भी और 75 को भी 15 पे डिवाइड करोगे तो आपको फिर आंसर मिल जाएंगे। 15 को जब 15 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, और 75 को अगर आप 15 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो यूँ आपको डायरेक्टली आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं कि आपने इन दोनों को किस पे डिवाइड किया, 15 पे। 15 पे आप लोगों ने डिवाइड किया, तो यूँ आप लोगों को डायरेक्ट इन दोनों के आंसर आ चुके हैं। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो एक और तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी वक्त आप लोगों से मिस्टेक हो ही ना पाए। तो इसे मैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 को ही 3rd टाइम लिख रहा हूँ। इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 15 के और 75 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 15 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लें, वो आप लोगों को निकालने आते हैं बहुत अच्छी तरह से। 15 को आपने डिवाइड करना है अकेले को, तो 15 जो है ना 3 पे डिवाइड होता है। पहले छोटे नंबर 3 पे डिवाइड करें, 3 5 जार 15, और फिर ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 1 जार 5। तो 15 के प्राइम फैक्टर आए हैं 3 और 5। 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये दो प्राइम फैक्टर इसके आए हैं। और अब आप 75 के निकालो इसी तरह से। तो 75 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हमने पहले 3 पे डिवाइड किया था, 25 आया था। और फिर दोबारा आप इसको 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जार 25। फिर आप इसे 5 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। अब देखें, इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 75 के, वो आए हैं 3 5 5। तो ये हमें प्राइम फैक्टर इसके मिल चुके हैं। अब आप इन प्राइम फैक्टर्स को इनकी जगह पर लिख लें, तो आप सिंपली उनको काट दें, तब भी आप आसानी के साथ आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं अब 15 की जगह पर इसके प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ। तो 15 की जगह पर मैंने इसके प्राइम फैक्टर लिखे 3, डॉट लगा कर लिख दें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 5। फिर रेशियो का साइन लगा दें, और 75 के प्राइम फैक्टर लिखें 3 5 5, 3 डॉट 5 डॉट 5। तो ये आपने इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब जो जो कटते हैं वो काट दें। देखें, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये भी कट जाएगा। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये भी कट जाएगा। तो इधर से 3 और 5 दोनों कट गए हैं, तो इधर सिर्फ बचा आपका 1, और इधर से 3 और 5 कट गया, तो इधर सिर्फ बचा 5। तो इस तरह से आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप करोगे, सवाल का आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। तो यूँ आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उससे इसके प्राइम फैक्टर इसकी सिंपल रेशियो बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस तरह से काटोगे, पहले छोटे से टेबल पे काटो, फिर दोबारा काटो, फिर दोबारा काटो, बार बार कैंसिल आउट करते चले जाओ, बार बार डिवाइड करके देखे जाओ, तब भी आप सिंपलेस्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके के मुताबिक आप एचसीएफ निकालो और डायरेक्ट आप बड़ा टेबल ढूंढो और बड़े टेबल पर काटो, तो एक ही स्टेप के अंदर आपका सवाल हल हो जाता है। लेकिन इसमें जो एचसीएफ फाइंड करना है, ये आपका ज़रा टेक्निकल है, ध्यान से एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ अगर आप इस तरह से नहीं फाइंड कर सकते, तो आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसके ज़रिए से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। तो उस तरह से भी मैं एचसीएफ फाइंड करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं एचसीएफ फाइंड करके दिखाता हूँ। 75 डिवाइड बाय 15। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इससे एचसीएफ फाइंड करना है। तो 15 कितने ज़ार 75 होता है, 15 5 ज़ार 75। तो देखें, जब आप इस तरह से एचसीएफ फाइंड करते हो, तो 15 जो है वो 75 को डिवाइड करता है, और 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है 15 जो है वो खुद एचसीएफ है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एचसीएफ जो है वो 15 ही है। तो इसका मतलब है कि आप 15, हमने पहले भी 15 ही एचसीएफ निकाला इस तरीके से भी। तो इस तरह से आप जब डिवाइड करके देखते हो, तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि एचसीएफ 15 है, क्योंकि 15 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो यूँ आपको डायरेक्ट ये मिल जाता है। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकाल कर भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे हों तो आप दो तरीके अपना लें। एक तरीके से भी आप हल करके देख लें, दूसरे तरीके से भी। दोनों तरीक़ों से आंसर आपका सेम आएगा, तो यूँ आपका आंसर चेक भी हो जाएगा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें देखें, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो हमें
फ्रैक्शन की शक्ल में दे दिया है, तो आपने इसको सिंपलेस्ट बनाना है। तो जब भी फ्रैक्शन होगा तो आप लोगों ने इनके डिनोमिनेटर्स को पिक करना है, डिनोमिनेटर से आप लोगों ने एलसीएम मालूम करना है, एचसीएफ नहीं मालूम करना, एलसीएम मालूम करना है। तो 15 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे, तो लिहाजा मैंने ये 15 लिख लिया, ये 5 लिख लिया, इनका एलसीएम निकालने की कोशिश की तो देखें दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 3 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अब दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, ये तो हो चुका है, और ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ार 3। तो पहले आप 3 वाला टेबल भी ले सकते थे, मैंने पहले ही 5 वाला टेबल ले लिया। आप 3 वाला टेबल लेंगे तो 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 ऐसे बच जाएगा और आंसर आपका सेम ही आएगा हमेशा। तो 5 और 3 इसका एलसीएम आया है, मतलब ये कि एलसीएम हमारा बनता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। 15 हमारा एलसीएम बन रहा है, तो जो भी एलसीएम बनेगा आप उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लिहाजा आप ऐसे लिखोगे 2/15 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर लिख लें 15 एलसीएम। ये मेरा जो एलसीएम आया था वो ब्रैकेट के अंदर मैंने 15 लिख दिया। अब ये रेशियो का साइन लगाना है, फिर दोबारा 3/5 अगली फ्रैक्शन लिखनी है और दोबारा 15 आपने साथ लिख देना है। तो जो भी आपका एलसीएम था वो आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इस फ्रैक्शन के साथ भी, इस फ्रैक्शन के साथ भी। जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कटिंग हो जाती है, तो 15 और 15 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाता है, इनको आप काट सकते हैं। और 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15, तो ये भी आपस में कट गए हैं। तो अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 9 आंसर आ जाता है, क्योंकि जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई किया था। नीचे जो 1 होता है उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए नीचे वाला 1 नहीं लिखते। तो यूँ 2/9 आपका सिंपल आंसर है। इसको आप फर्दर काटने की कोशिश करो तो ये सेम टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकते दोनों, तो इस वजह से ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप फ्रैक्शन को पहले सिंपल बनाओगे और सिंपल बनाने के बाद फिर अगर मज़ीद उसकी कैंसिलेशन हो सकती है, मज़ीद वो डिवाइड हो सकते हैं तो मज़ीद डिवाइड करोगे। ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए यही इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में देखें 16 और 8 डिनोमिनेटर हैं दोनों फ्रैक्शंस के, तो 16 और 8 का आपको एलसीएम लेना होगा। तो लिहाजा हम एलसीएम लेते हैं 16 का और 8 का। तो इसमें 2 पे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 ज़ार 16 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो 8 आंसर आ जाता है। इसी तरह से आप 8 को अगर 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 4 आता है। तो ये मैंने आंसर लिख दिया है। अब दोबारा आपका ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 8 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 4, और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। फिर से ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है। अब क्योंकि एलसीएम फाइंड कर रहे हैं इसलिए आगे आप जा सकते हैं यहाँ से। तो लिहाजा 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, ये नीचे 1 1 आ गया। तो ये सारे हमारे जो नंबर्स हैं ये सारे एलसीएम के अंदर शामिल होते हैं। इनको आप सारे डिजिट को एलसीएम में लिख दो, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2, मैं डॉट मल्टीप्लाई को कह रहा हूँ 2.2.2। मल्टीप्लाई के लिए आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डॉट डेसिमल पॉइंट से मोटा होना चाहिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो जब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, फिर आप डॉट लगा दें। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से 4 आ जाता है। अब इन दोनों 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार 16, तो 16 आपका एलसीएम आ चुका है। अब एलसीएम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जैसे हमने पहले किया है। तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये जो एलसीएम है हमारा वो यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब रेशियो का साइन लगा देना है, 25/8 मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखें ये 16 को कैंसल आउट कर देता है, और 8 1 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, क्योंकि 1 को इस 1 के साथ अगर 16 का यहाँ 1 लिख दें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहेगा, और इधर से 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आंसर आ जाता है। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब इसमें देखें ये 1 है, ये 50 है, तो ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से हम छोटा डिजिट नहीं ले सकते, नंबर नहीं ले सकते। तो इस वजह से आपका यही 1/50 आंसर है। ये स्टूडेंट ये ज़रा देखें, यहाँ पर 2/15 रेशियो 3/5 क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 2/15 रेशियो 3/5 है। तो लिहाजा ये सेम ही है, जैसे हमने हल कर लिया आप लोगों ने उसी तरह हल करना है। अब ये वाला करते हैं 5 kg
एंड 500 ग्राम, इनके अंदर हम देखते हैं कि क्या रेशियो बनती है। ये स्टूडेंट इसमें देखें, एक 5 kg है और दूसरा 500 ग्राम है। ये kg है वो ग्राम है, आप लोगों के दोनों जो यूनिट हैं सेम होने चाहिए। अगर ये ग्राम है तो ये भी ग्राम ही होना चाहिए, या फिर ये kg है तो ये भी kg होना चाहिए। तो अब अगर हम ये kg है इसको kg में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो फिर से सिंपल नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये छोटी यूनिट है तो हम इसको भी छोटी यूनिट में ले जाएँ। kg एक बड़ी यूनिट है तो kg से आप छोटी यूनिट में ले जाएं ताकि आपका आंसर पॉइंट में ना आ सके। तो पहले हम इसे रेशियो की शक्ल में लिख लेते हैं, 5 kg रेशियो 500 ग्राम। अब kg को हमने कन्वर्ट करना ग्रामों के अंदर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 kg जो होता है, k का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 1000, और g ग्राम ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि किलो की जगह पर मैंने 1000 लगा दिया है, और जी फॉर ग्राम है तो ग्राम वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 1 किलो यानी कि 1000 और जी फॉर ग्राम वो इधर ऐसे ही आ गया, तो लिहाजा 1 kg 1000 ग्राम के बराबर आ गया। अब क्योंकि हमारे पास 5 kg है तो आप इस तरह भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, 1 kg को भी आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 kg बन जाएगा, और ये लिहाजा 1000 जो है वो भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5000 ग्राम। तो लिहाजा जो 5 kg है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 1 ज़ा 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। तो लिहाजा ये ग्रामों में कन्वर्ट हो चुका है। हम 5 kg की जगह क्या लिख देंगे, 5000 ग्राम। तो हम 5000 ग्राम लिख देते हैं, और 500 के साथ हम 500 ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पर ये ग्राम जो है वो ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जी यानी कि जी के साथ आप कैंसिल आउट कर दोगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहे होते हैं, और यहाँ से 2 ज़ीरो आप इन 2 ज़ीरो के साथ रिमूव कर दो, लास्ट में इसके 2 ज़ीरो हैं, इसके भी लास्ट में 2 ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये बनता है कि ये 100 के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो लिहाजा आप यूँ लिख दो कि जब हमने डिवाइड बाय 100 किया तो 100 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी भी 2 ज़ीरो फिनिश हो जाती हैं, इसकी भी 2 ज़ीरो फिनिश हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 50 बच जाएगा क्योंकि जी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, काट देते हैं इसको, और 2 ज़ीरो इसकी इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे क्योंकि हमने 100 पे डिवाइड किया है, तो लिहाजा 50 इधर सिर्फ रह गया है, और इधर से जब आपने 100 पे डिवाइड किया तो सिर्फ 5 रह जाएगा, 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 100 पे के साथ डिवाइड करने पर ये कैंसिल आउट हो गई हैं। अब 50 और 5 रह गया है। अब आपने 50 और 5 को फिर से सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसलिए आप ऐसा करोगे कि इनको देखो कि ये 5 के टेबल पे दोनों जाते हैं, तो लिहाजा 50 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा, और 5 को जब आप 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो पहले जो सवाल के अंदर मैंने तरीके बताए हैं वो तरीके भी आप लोग आजमा सकते हैं। यहीं पर जब आपके पास 5000 और 500 आ गया था तो आप HCF फाइंड करके निकाल सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप सिंपल भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो भी आपने टेबल लेना है वो दोनों को डिवाइड करता हो, किसी एक को डिवाइड करने वाला टेबल नहीं ले लेना, दोनों को डिवाइड करने वाला टेबल लेना है, तभी आप लोग सही कर सकते हैं। तो अब ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। ये स्टूडेंट इसमें देखें 2 किलोमीटर है और 700 मीटर है। अगेन उसने यूनिट डिफरेंट दे दिए हैं, ये किलोमीटर में दे दिया है, ये मीटर में दे दिया है। पहले आप इसे रेशियो की शक्ल में लिख लें। रेशियो की शक्ल में लिखने के बाद अब आप यूनिट सेम करें, तो यूनिट इसमें हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर। अब फिर देखिए यहाँ पर किलो आ गया तो इसका मतलब है 1000 हुआ, और मीटर का हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये दोनों मीटरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब देखें हमारा जो 2 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 किलोमीटर आ जाएगा, और 2 जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 2000 मीटर आ जाएगा। मतलब 2 किलोमीटर जो है वो 2000 मीटर के बराबर होता है। तो लिहाजा 2 किलोमीटर की जगह पर हमने 2 किलोमीटर नहीं लिखना, अब क्या लिखना है, 2000 मीटर लिख देना है, और इधर से 700 मीटर पहले ही है। तो यूनिट सेम करना लाजमी होती हैं, जब भी रेशियो के सवाल हल करते हैं यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मीटर और यहाँ पर भी मीटर कर लिया है
किलोमीटरों को ख़त्म करके छोटी यूनिट में ले गया हूँ। तो मैंने बताया था कि छोटी यूनिट में जाना होता है कि इधर मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। बड़ी में जाएंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। अगर मैं ऐसा करता कि इधर 2 किलोमीटर था, इसको 7 मीटर को भी किलोमीटर बनाने की कोशिश करता ना, तो ये किलोमीटर इसने बन तो जाना था लेकिन पॉइंट में चले जाना था। तो पॉइंट में ले जाकर सिंप्लीफिकेशन करनी फिर मुश्किल हो जाती है। आप उनको कटिंग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इस वजह से पॉइंट में नहीं लेकर जाते। तो लिहाजा आप छोटी यूनिट में लेकर जाएं जब भी आप रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल हल कर रहे होते हैं। अब देखें, इसकी दो ज़ीरो लास्ट की, इसकी 2 लास्ट की ज़ीरो हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं कि अगर हम डिवाइड बाय 100 करते हैं तो इसकी लास्ट 2 ज़ीरो भी ख़त्म हो जानी है, इसकी लास्ट 2 ज़ीरो भी ख़त्म हो जानी है और m के साथ m काट जाना है। तो m को m के साथ काट दें और ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ काट दें तो इधर हमारे पास सिर्फ 20 बच जाता है। जब ये 2 ज़ीरो रिमूव करते हैं तो इधर हमारे पास 7 बच जाता है। अब देखें 20 और 7 सेम टेबल पे नहीं जा सकते। अपने अपने टेबल पे तो जा सकते हैं, 7 7 पे डिवाइड हो सकता है, 20 20 पे, तो लेकिन अपने अपने टेबल पे तो करना नहीं होता। तो हमने सेम टेबल पे दोनों को डिवाइड करना होता है ताकि दोनों के साथ एक जैसा सलूक हो सके। तो इस वजह से आप किसी पे डिवाइड नहीं कर सकते, लिहाजा ये फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें कि 8 वीक्स हैं एंड 14 डेज़ हैं। अब वीक्स बड़ी यूनिट है, डेज़ छोटी यूनिट है। दिन छोटा होता है, वीक जो हफ्ता होता है वो बड़ा होता है, 7 दिन का होता है। तो इस वजह से आपको पहले तो यूनिट सेम बनानी है। तो हम यूनिट सेम बनाते हैं, तो उसके लिए पहले हमें इनको रेशियो की शक्ल में लिखना है। ये रेशियो की शक्ल में लिखा गया। अब आप देखें कि 1 वीक जो होता है ना, 1 W, उसके अंदर 7 डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। अब हमारे पास 8 वीक्स हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 W। तो लिहाजा इधर भी हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस वजह से आप इधर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज़। तो अब हम आपको 8 1 ज़ार 8 आ गया, 8 वीक जहाँ पर बन गया जो कि हमारा ये 8 वीक्स था। तो 8 7 ज़ार 56, तो 56 डेज़ बन गए। तो देखिए अब डेज़ भी हमारे पास आ चुके हैं, वीक जो है ना वो डेज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो लिहाजा 8 वीक्स की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 56 डेज़। तो जब मैंने यहाँ पर 56 डेज़ लिखा तो इधर भी डेज़ थे 14 डेज़। तो दोनों देखें डेज़ आ चुके हैं, मतलब दोनों हमारी यूनिट सेम हो चुकी हैं। तो इधर भी दिन है, इधर भी दिन है, इधर पहले हफ्ते थे और इधर दिन थे, तो यूनिट सेम नहीं थी। हमने यूनिट सेम बनाई, अगेन हम छोटी यूनिट पे गए हैं। वीक बड़ी यूनिट थी तो हम छोटी यूनिट पे गए हैं, तो छोटी यूनिट में जाकर हमें 56 डेज़ मिल गए। अब देखें डेज़ के साथ तो डेज़ आप काट दो सिंपली, ये तो फिनिश हो गए। अब बाकी रह गया 56 और 14। अब 56 और 14 को कौन सा सबसे बड़ा टेबल है जो काटता है, तो मेरा तो ख्याल है 14 भी काटता है, लेकिन नहीं अगर आप लोगों को पता चल पाता तो हम या तो पहले 2 पे इसको डिवाइड करो, इसको भी 2 पे डिवाइड करो। तो बार बार आप 2 पे डिवाइड करते जाओ, बार बार 2 पे डिवाइड करते जाओ और एंड पे आप सिंपल तक पहुंच जाओगे। या तो ये तरीका था, या दूसरा तरीका है आपने डायरेक्ट छोटा सा सवाल करना है, एक ही स्टेप में हल करना है। तो मैंने बताया था कि HCF फाइंड कर लिया करो। तो लिहाजा 56 को अंदर रखें बड़े को, 14 पे डिवाइड करें HCF फाइंड करने के लिए। तो 14 कितने ज़ार 56 होता है, नहीं पता चल रहा तो आप ऐसा करोगे कि 14 को मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 14 को आप रेंडमली मल्टीप्लाई कर लें। अगर मैं 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 4 ज़ार 20 और 5 1 ज़ार 5 और 2 7, 70 बड़ा हो गया है। तो अब अगर मैं 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4 और 1 5। तो देखें 4 के साथ जब 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आ जाता है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या बनेगा, 4 आंसर बनेगा। और 4 के साथ 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4 और 1 5 पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 का मतलब है पूरा डिवाइड हो चुका है। तो लिहाजा हमें 4 इसका आंसर आता है। और HCF कौन बनता है, 14। ये HCF होता है, इसको नहीं HCF समझ लेना।
तो HCF वो होता है जो सबको डिवाइड करता हो। तो HCF हमें मिला है 14। तो लिहाजा आप डायरेक्टली 14 पर इसको भी डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो। तो 56 को जब आप 14 पे डिवाइड करोगे तो आपको 4 आंसर मिल जाता है। तो इस इधर से आपको मिला 4 आंसर, और इधर से जब 14 को 14 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि ये HCF है तो 14 को भी 14 पे डिवाइड करना है, तो फिर आपको आंसर मिल जाता है 1। तो यूँ हमने दोनों को डिवाइड किया किस पे, 14 पे। 14 पे जब डिवाइड किया तो इधर से हमें 1 आंसर मिला, 56 को 14 पे डिवाइड किया तो 4 मिला। तो यूँ आपने डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ना निकालते, इसका मैं दूसरा मेथड R लिख देता हूँ, तो आप लोग यहीं पर आंसर निकाल कर छोड़ देना। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह से ना करना है तो आप दूसरा मेथड ये अपना लें कि जब आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो 8W/14 डे था। तो 8W से हमारे कितने बने थे, 56 डेज़ बन गए थे, और 14 डेज़ सेम आ गया। अब डी को डी के साथ काट दिया, डेज़ के साथ कट गए, तो 56 पीछे रह गया, इधर 56 रह गया और इधर 14 रह गया। अब आप काटना शुरू कर दो। आपको नहीं बड़ा टेबल निकालना आता, आपको HCF भी नहीं करना आता, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको नहीं करना आती, तो आप छोटा टेबल देखो कि 56 जो है वो और 14 दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। आप साइड पे 56 को भी 2 पे डिवाइड करोगे, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 56 को भी 2 पे डिवाइड किया तो 2 बार 4 माइनस किया, 1 आया, इधर से 6 नीचे उतारा तो 16 बन गया। जब 16 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 8 आया। 2 8 जा 16, तो यूँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप जब 56 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो 28 आता है। अब आप इसको 14 को भी पहले डिवाइड करके देख लो, पहले ही नहीं काटने बैठ जाना, दूसरे को भी 2 पे डिवाइड करके देखना कि वो डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2 7 जार 14, ये भी हो गया डिवाइड। तो इसको डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हमें यहाँ से भी 0 मिल गया है, तो यहाँ 7 आया। तो लिहाजा जब आप इसको 2 पे डिवाइड करते हो ना, 56 को 2 पे डिवाइड करते हो तो 28 आ जाता है, और 14 को 2 पे डिवाइड करते हो तो 7 आ जाता है। लेकिन देखें अभी भी 28 और 7 एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 28 भी 7 के टेबल में आता है, 7 भी अपने टेबल में है। तो लिहाजा आप इनको 7 पे डिवाइड करोगे दोनों को, तो 28 को जब 7 पे डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, जब 7 को 7 पे डिवाइड करोगे तो 1, तो देखा 4:1 फिर से आपका वही आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये स्टूडेंट इसमें देखें टाइम के यूनिट दिए हैं, एक इधर मिनट दे दिया, इधर आवर्स दे दिए हैं। तो आपको पता है कि मिनट जो है ना छोटा यूनिट है, क्योंकि एक मिनट जो है एक जो घंटा होता है, एक आवर होता है, वो 60 मिनट के मिलने से बनता है। तो 60 मिनट मिलेंगे तो तब 1 आवर बनना है। तो इसका मतलब है आवर बड़ा यूनिट हुआ और मिनट जो है वो छोटा यूनिट हुआ। वैसे भी मिनट फ़ौरन गुजर जाता है और घंटा गुजरते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। तो लिहाजा आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आवर जो है वो एक घंटा जो है एक बड़ा यूनिट है। तो बड़े यूनिट को आपने छोटा बनाना है, तो मिनट को और छोटा नहीं करके बैठ जाना, तो घंटों को आपने छोटा करके फिर मिनट के बराबर लाने की कोशिश करनी है। तो मिनट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो लिहाजा 240 मिनट, मिनट को शार्ट करके MIN लिख देते हैं, रेशियो 2 आवर्स, आवर्स को RS लिख देते हैं। तो अब जो आर है उनको कन्वर्ट करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 आवर जो होता है ना, 1 आवर वो बराबर होता है 60 मिनट के। ये हम सब जानते हैं 60 मिनट के। अब क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स हैं तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई इधर से भी करोगे इसको, और इधर भी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो अब आपके पास 2 आवर के मिनट बन जाएंगे। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आता है, 2 आवर बन जाएगा यहाँ पर। और 2 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, तो 120 मिनट आ जाते हैं। 120 मिनट आ गए। अब ये वाले हमारे पास पहले ही मिनट थे, 2 आवर के भी हमने मिनट निकाल लिए, हमने यूनिट सेम कर ली। तो 240 मिनट और 2 आवर्स के जो मिनट निकाले हैं वो 120 मिनट आए हैं, 120 मिनट। अब देखें यूनिट सारी कैंसल आउट हो गई, ये यूनिट दोनों मिनट के साथ ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर 240 है, इधर 120 है। आप ऐसे करो, इस 0 को 0 के साथ फिनिश कर दो। इसका मतलब है 1 0 किस में होती है, 10 में। तो इसका मतलब है 10 पे डिवाइड कर रहे हैं हम। जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0 और ये 0 फिनिश हो जाती हैं, तो आंसर हमारा पीछे रह जाता है 24 और इधर रह जाता है 12।
अब 24 और 12 इजीली नज़र आ रहे हैं कि 12 पे डिवाइड होता है और 24 भी 12 पे डिवाइड हो सकता है। तो आप इजीली इसको ऐसा कर सकते हो, दोनों को 12 पे डिवाइड कर लो, या फिर आप इसको भी 2 पे करो, इसको भी 2 पे करो, इसको फिर दोबारा करो, इसको भी दोबारा करो, तो बार बार करते जाओ। तो हमें आसानी से ये नज़र आ रहा है, हम लिहाजा कर लेते हैं। 12 को जब 12 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाय 12। 24 को जब 12 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आ जाता है। तो अब 2:1 सिंपलेस्ट आंसर आ चुका है, यही इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आप देखें यूनिट उसने दी है डेज़ और मंथ। हमें पता है कि मंथ है बड़ी यूनिट और डेज़ छोटी यूनिट है, तो हम इनको भी यूनिट को पहले सेम करना होगा। तो 180 डेज़ को मैं डी लिख रहा हूँ, रेशियो 1 मंथ को 1 m लिख देता हूँ। अब हमें मंथ को कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि जो 1 मंथ होता है ना, वो बराबर होता है 1 मंथ बराबर होता है 30 डेज़ के। 31 के भी होता है बाज़ औक़ात, लेकिन लिया 30 डेज़ वाला ही जाता है। तो 1 मंथ 30 डेज़ के बराबर होता है। तो सिंपली हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि 1 मंथ ही था तो 1 मंथ का हमें पता है वो 30 डेज़ के बराबर होता है। तो लिहाजा 180 डेज़ रेशियो 30 डेज़, 1 मंथ 30 डेज़ का 30 डेज़ डी लिख दिया। अब ये डी के साथ डी काट दें, डेज़ काट के इधर भी 0 है लास्ट में, इधर भी लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 का मतलब है आप 10 पे डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप 10 पे डिवाइड करते हो लास्ट वाली 0 डिवाइड होकर ख़त्म हो जाती हैं, तो 18:3 बच जाता है। अब देखें 3 और 18 सेम टेबल पे जाते हैं, 3 अपने ही टेबल पे जा सकता है और 18 भी 3 के टेबल पे जा सकता है। तो लिहाजा जब 18 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 3 6 18 6 आ जाता है। जब 3 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 1। तो लिहाजा हमने जब 3 पे डिवाइड किया तो 6:1 आंसर आ गया, यही सिंपलेस्ट आंसर है। ये स्टूडेंट आप देखें 5 ईयर्स दे दिए हैं, 24 मंथ दे दिए हैं। पहले आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी यूनिट बड़ी है। ईयर्स बड़े होते हैं और मंथ छोटे होते हैं, तो इसका मतलब है इस यूनिट को आपने छोटी बनाना है, छोटी यूनिट में लेकर जाना है। तो पहले रेशियो की शक्ल में लिख लें 5 ईयर्स रेशियो 24 मंथ्स। अब आप ईयर को मंथ बनाओगे तो हमें पता है कि 1 ईयर बराबर होता है 12 मंथ के। 1 ईयर 12 मंथ्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो 5 ईयर दिए हुए हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे और इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास टोटल मंथ आ जाएंगे। मंथ के लिए कैपिटल M मैंने लिख दिया। तो 5 1 ज़ार 5 ईयर बन गया, और 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 12 ज़ार 60 होता है। टेबल पढ़ लें या सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 60 मंथ आ चुके हैं। तो अब 5 ईयर के हमारे पास कितने मंथ आए हैं, 60। तो इसका मतलब है 5 ईयर 60 के बराबर है। तो 5 ईयर को आप ख़त्म कर दो और यहाँ पर इसकी जगह पर 60 मंथ लिख दें, और इधर भी हमारे पास 24 हैं और यहाँ पर 24 हमारे पास मंथ थे। यूनिट हमारी सेम हो चुकी हैं। अब यूनिट को कैंसिल आउट कर दें। अब देखें ये 24 है और ये 60 है। 24 और 60 किस सेम टेबल पे जाते हैं, हमें तो आसानी से नज़र आ रहा है कि 2 पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 2 पे डिवाइड करेंगे तो बार बार करना पड़ेगा। 3 पे भी हो सकते हैं, 4 पे भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा टेबल में 8 अगर देखते हैं तो 8 3 ज़ार 24, 8 पे ये नहीं हो सकता। तो या तो HCF फाइंड कर लेते हैं, HCF फाइंड करके फ़ौरन हमें मिल जाता है, तो यहाँ फिर बार बार करना पड़ना था। तो HCF से कर लेते हैं। 60 को डिवाइड करें आप 24 पे, तो क्योंकि बड़ा है 60, तो 24 पे डिवाइड करते हैं तो 24 2 ज़ार 48 हो जाता है। तो 2 ज़ार हम लिखते हैं तो 48, 24 2 ज़ार 48 कर लिया। माइनस किया तो 10 में से 8 निकाला 2 आया, इधर 1 बचा, 5 रह गया था, 5 में से 4 निकाला 1 बचा। अब 12 आ जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब है अब ये 12 बाहर आ जाएगा, 24 अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम HCF फाइंड कर रहे हैं। तो 12 2 ज़ार 24 होता है, तो आप 2 यहाँ पर लिख दोगे, 12 2 ज़ार 24, तो पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर यहाँ पर अब 0 आ गया है, तो इसका मतलब है 12 जो है वो HCF है। HCF इज़ 12 HCF है, ये 2 HCF नहीं है। जिसने पूरा डिवाइड किया होता है वो HCF होता है। तो 12 HCF हुआ, इसका मतलब है ये दोनों 12 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 60 को जब 12 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5।
और 24 को जब 12 पे आंसर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 24 को 12 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2। इसे आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, 60 डिवाइड बाय 12, 12 5 जार 60, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। और जब आप 24 को 12 पे डिवाइड करते हो तो 12 2 जार 24, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, आंसर रिमाइंडर 0 आ जाता है और आंसर 2 आता है। तो इस तरह से 24 को भी हमने 12 पे डिवाइड किया और 60 को भी 12 पे डिवाइड किया, और ये हमें कैसे मिला, हमने HCF से इसको ढूंढ लिया। अगर आप ऐसा ना करते तो आपको बार बार डिवाइड करना पड़ना था, फिर आपको ये वाला आंसर मिल जाना था। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। R लिख लेते हैं, और ये जो मेरे पास 60 है, 60 मंथ रेशियो 24 मंथ, इसको आपने कैंसल आउट करना है। तो m के साथ m कैंसल आउट हो गया। 60 को आप 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 30। 24 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 12। फिर 30 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 15। फिर 12 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 6। फिर 15 2 पे नहीं होता, 3 पे होता है, तो 3 पे 15 भी होता है, 6 भी होता है, लिहाजा 15 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 5, और 6 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 2। देखें 5:2, फिर से वही आंसर आ चुका है। बस इस तरह से बार बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब आप छोटा टेबल यूज़ करोगे, HCF आप नहीं करोगे। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड इंक्रीज। आपने इन रेशियोज़ में इंक्रीज फाइंड करनी है कि कितना वो इंक्रीज हो रही हैं। तो 40 इन द रेशियो 5:4, तो 40 को आप 5:4 के लिहाज से ज़्यादा करके दिखाना है कि वो कितना ज़्यादा होता है। अगर 40 के अंदर 5:4 के मुताबिक आप इजाफा करते हो तो 40 कितना ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह पे 36 को आगे ये सारे मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, तो उनको हमने इंक्रीज़ करके दिखाना है, यानी कि हमने बढ़ा कर दिखाना है, इजाफा करके दिखाना है। जो स्टूडेंट देखें, तो 40 को हमने इंक्रीज़ करना है इन द रेशियो 5:4। तो एक तो है डायरेक्ट आप इसे हल कर लें, एक फार्मूला सा बना लें, डायरेक्ट हल कर लें। दूसरा तरीका है कि आप अलग-अलग करके फिर इकट्ठा कर लें। तो पहले तरीके से मैं आपको पहले करके देता हूँ डायरेक्ट, इसमें छोटा सा सवाल हो जाएगा और जल्दी से हल हो जाएगा। तो 40 को आपने क्योंकि इंक्रीज़ करना है तो आप ऐसे करोगे 40 प्लस लिख लोगे पहले। तो क्योंकि 40 को इंक्रीज़ करना है तो लाजमी तौर पे उसमें कुछ ना कुछ प्लस होगा। तो अब उसमें प्लस क्या होगा, उसमें प्लस ये होगा 40 ऑफ 5:4, मतलब 40 के अंदर प्लस होगा 40 का 5:4। तो अब आप जानते हैं कि इसको तो ऐसे लिखेंगे, 40 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 5:4 का मतलब होता है कि 5 पहले ऊपर लिखें और 4 आप नीचे लिखें ऐसे। तब 4 को आप 40 के साथ डिवाइड करोगे, 5 40 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 डिवाइड हो रहा है, तो नीचे वाली रकम है वो डिवाइड हो रही होती है। तो आप इसको आगे ऐसे ही जाने दोगे 40 को, और प्लस जब 40 को आप 4 पे डिवाइड करते हो तो आंसर आपके पास 10 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया। यूँ समझे कि 4 1 जार 4, 4 10 जार 40। तो जब मैंने इनको काटा 4 4 पे डिवाइड होता था 1 लिख दिया, और 40 10 पे डिवाइड 40 भी 4 पे डिवाइड होता था तो 10 आंसर आ गया। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब आप क्या करोगे, 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 आ गया। ये स्टूडेंट इस तरह से जब प्लस किया हमने तो हमारे पास 90 आंसर आ गया। ये 90 इसकी जो है ना टोटल इंक्रीज़ आई है। तो आप लोगों को अगर टोटल इंक्रीज़ फाइंड करनी होगी तो आप इस तरह से फाइंड करोगे, लेकिन आपको अगर जस्ट इंक्रीज़ फाइंड करना है कि 40 को अगर 5:4 के लिहाज से इंक्रीज़ करते हो तो 40 ने कितना बड़ा हो जाता है, तो फिर आप जस्ट ये वाला हिस्सा एक साइड इसकी लोगे। तो ये वाला मैं सवाल दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि सिर्फ इसकी इंक्रीज़ का पता चल सके। तो आप दोबारा इसको हल कर रहा हूँ। अब आप इतना सा हिस्सा बस ले लें इसका, 40 ऑफ 5:4, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब जब इसको काटा 4 1 जार 4 और 4 10 जार 40, तो 10 5 जार 50। तो जस्ट जो इंक्रीज़ है वो सिर्फ 50 की इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर टोटल आप इंक्रीज़ देखना चाहते हो तो टोटल इंक्रीज़ इसमें वो इंक्रीज़ होकर 90 बन चुका है।
तो ये टोटल इंक्रीज़ है और वो जस्ट इंक्रीज़ है। तो ये आपका आंसर है 50, जो कि जस्ट इंक्रीज़ है, जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है। तो बाज़ क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको ये टोटल इंक्रीज़ फाइंड करना होगी इसी एक्सरसाइज के अंदर। डियर स्टूडेंट, अब 36 को हमने इंक्रीज़ करना है 8:3 के लिहाज से। तो आप सिंपली इसको डायरेक्ट ही कर दें। 36 ऑफ 83 8:3, और अब आप लिखें 36 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 8/3। अब इनको काटें तो 3 1 जा 3, 36 को आप 3 पे डिवाइड कर लें सिंपली साइड पे। तो 3 पे डिवाइड करते हैं ना, 3 1 जा 3, 6 आया, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, रिमाइंडर 0 12। तो 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36, तो यहाँ 12 आ चुका है। तो अब ये काट कर हमें 12 मिल गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 8, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 8 जार क्या होता है, नहीं पता चलता ऐसे, तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 जार 16, 8 1 जार 8 और 1 9 96। तो लिहाजा हमारे पास आंसर इसका 96 आ चुका है। तो ये इंक्रीज हो गया, 36 इंक्रीज होकर 96 बन चुका है 8:3 के लिहाज से जब इसे ज़्यादा करते हैं। ये स्टूडेंट, इसमें 175 को हमने 11:5 के लिहाज से इंक्रीज़ करना है। तो इसको इंक्रीज़ करते हैं। तो पहले की तरह हम लिख लेते हैं 175 ऑफ 11:5। तो इसका फाइंड कर लें। 175 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 11/5। अब 175 को 5 पे डिवाइड करना है। तो 175 डिवाइड बाय 5, 5 3 जार 15, माइनस करें तो 2 आता है 25, और 5 5 जार 25, रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 35 हमारे पास आंसर आया। तो आप 75 की जगह पर 35 लिख दोगे, क्योंकि हमने 5 को इस पर डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 11। अब 35 और 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, पहले के नीचे क्रॉस, 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, प्लस करें। 5 आया, 3 और 5 8 आया, 3 का 3 आया। तो 385 हमारे पास आंसर आ चुका है इसका इंक्रीज़ होगा। ये स्टूडेंट, मेरा ख्याल है बुक का आंसर गलत है, ये इसी तरह से होना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 48 को हमने रेशियो 17:12 में इंक्रीज़ करना है। तो 48 ऑफ 17 रेशियो 12, 48 मल्टीप्लाई बन जाएगा 17/12। 48 को 12 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 12 4 जार 48। तो ये कट होकर 12 1 जार 12, 12 4 जार 48, 4 आ जाता है। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें। 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 7 जार 28, 2 कैरी, 4 1 जार 4 और 2 6, 68 हमारा आंसर बनता है। ये स्टूडेंट, ये देखें 360 ऑफ 14 रेशियो 9 करना है। तो 360 मल्टीप्लाई 14/9। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 360 को जब 9 पे डिवाइड करें तो 9 4 जा 36, तो 9 को काटें 4 आ जाएगा, और ये 0 7 आ जाएगी। तो 40 आंसर आता है। 9 1 जा 9 हो गया। 40 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 14, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 0 जार 0, 4 4 जार 16। आप पहले के नीचे क्रॉस, 1 0 जार 0, 1 4 जार 4, प्लस करें तो 0, 6 का 6, 4 और 1 5। तो 560 हमारे पास आंसर आता है, 560 आंसर। ये स्टूडेंट, इसमें देखें 425 को हमने 7:5 में बढ़ाना है। तो 425 ऑफ 7:5,
फिर 425 ऑफ का मल्टीप्लाई 7/5। अब 425 5 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करके देख देते हैं। 425 डिवाइड बाई 5, 5 8 ज़ार 40, 5 का टेबल पढ़ा कि 40 आ जाए, 42 आ जाए जब उससे छोटा रहे, तो 40 आ गया, माइनस किया 2 आया, 5 नीचे उतारा 25, 5 5 ज़ार 25, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जहाँ से 0 मिल रहा है, तो हमें 85 मिल गया। 85 को इसे काटा तो हमें 85 मिला। 85 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 7 करें, इसे साइड पे कर लेते हैं। 7 5 ज़ार 35 और 7 8 ज़ार 35 और 3 कैरी, 7 8 ज़ार 56, 56 में 3 प्लस किया तो 59, तो 595 हमारे पास आंसर बन रहा है। डियर स्टूडेंट, जो इंक्रीज़ वैल्यू फाइंड करने वाले सवाल थे वो सारे हो चुके हैं। सारे आपने एक ही तरह से हल करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो जो मैंने डिफरेंट तरह से किया है, तो उसके अंदर टोटल इंक्रीज़ पहले मैंने फाइंड कर दिया। आप लोगों ने ये टोटल इंक्रीज़ फाइंड नहीं करनी, आप लोगों ने बस ये वाला पहला पार्ट, ये वाला जो मैंने हल किया, इस तरह से आप लोगों ने हल करना है और 50 आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर बुक में रॉन्ग है, बाकी सब का सही है। पार्ट वो मेरे ख्याल में थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट का आंसर रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखें, फाइंड डिक्रीज। तो पहला पार्ट है 30 इन द रेशियो 2:3। तो 2:3 के लिहाज से आपने इसे कम करना है। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर देखिए 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो जब पहला नंबर छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, तो इसका मतलब है आपका ये जो नंबर है ना वो डिक्रीज़ होकर आएगा। 30 से आंसर आपका कम ही आएगा, 30 से ज़्यादा आंसर आपका नहीं आ सकता, कम ही आएगा। वजह यह है कि ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो ऊपर वाला बड़ा हो, तो ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो आंसर कम हो जाता है। तो इस वजह से 30 से कम ही आंसर इसका आना है। जबकि आप ऊपर वाले सवालों में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो 40 था और फिर 40 को 5/4 के लिहाज से इंक्रीज़ किया था, तो 5:4। पहला नंबर आपका बड़ा था, दूसरा छोटा था। जब पहला इसका डिजिट बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, तो आपका इसका आंसर ज़्यादा होकर आता है। तो इसका आंसर हमारा 40 आया था, 50 आया था, 40 से 50 बन गया था। तो जब इधर रेशियो में आप देखोगे, रेशियो में पहला डिजिट अगर बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो आंसर इंक्रीज़ हो जाना है। और रेशियो में अगर पहला ये वाला छोटा हो, ये वाला बड़ा हो, बाद वाला, तो आंसर डिक्रीज़ हो जाना होता है। तो आप इस लिहाज से भी दे सकते हो कि 40 से हमारा आंसर ज़्यादा हुआ, 36 से भी हमारा आंसर ज़्यादा ही आया, 175 से भी बड़ा आंसर आया। तो सारे हमारे बड़े आंसर आए थे। अब की बार हमारे छोटे आंसर आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते जाओगे कि सारे आंसर इससे छोटे ही आएंगे, तो डिक्रीज़ होती चली जाएगी रेशियो, क्योंकि छोटी पहले वैल्यू है, बड़ी बाद में है। देखिए अब हम करते हैं इसको हल। तो 30 ऑफ 2:3, सेम उसी तरह से ही हल करना है। 30 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है 2/3। तो अब 30 को 3 पे डिवाइड करें, तो 3 पे भी डिवाइड होता है, 1 आ जाता है। 30 को 3 पे डिवाइड करें तो 10 आ जाता है। तो अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें कितना आंसर मिला 20। तो देखें 30 से कम होकर 20 रह गया है, तो यानी कि वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। ये स्टूडेंट 35 को इन द रेशियो 5:7 में हमने डिक्रीज़ करके दिखाना है, क्योंकि 5 छोटा है, 7 बड़ा है, तो डिक्रीज़ ही होना है इसने। तो अब देखें हम उसी तरह से लिख लेंगे 35 ऑफ 5:7। तो 35 ऑफ का मल्टीप्लाई 5/7। अब 35 को 7 पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें तो 35 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आंसर 25 आता है। ये आंसर आ गया है। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखें, 50 को हमने 2:5 में कम करके दिखाना है। तो पहले आप ऐसे ही लिख लोगे 50 ऑफ 2:5, तो फिर आप लिखोगे 50 ऑफ का मल्टीप्लाई और 2/5। अब 50 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 10, और 2 ये वाला सेम आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो 10 2 ज़ा 20, तो 20 आंसर आ गया। 50 से कम होकर 20 रह गया। जो स्टूडेंट देखें 70 है ऑफ रेशियो 2:7 है,
तो इसे हमने डिक्रीज़ करना है, तो लिहाजा ऑफ का मल्टीप्लाई लिख दिया, 2/7 लिख दिया। 70 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर 20 आ जाता है। तो 70 से 20 बन जाता है जब डिक्रीज़ करते हैं। ये स्टूडेंट इसको भी डिक्रीज़ करना है, तो इसमें देखें तो 160 ऑफ 5/8 लिख दिया, फिर 160 ऑफ का मल्टीप्लाई 5/8, तो 160 को आपने डिवाइड करना 8 पे, 8 2 ज़ा 16, ये 0 आया, ये वाला 0 आपने ऊपर लगा देना है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। ये 20 आंसर आया है, तो 160 को 8 1 ज़ार 8, 8 20 ज़ार 160 बनाएं। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 0 ज़ार 0, 5 2 ज़ार 10, तो 100 हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। ये स्टूडेंट इसमें देखें 420 है और ऑफ 7/15 है, तो हम क्या करेंगे 420 मल्टीप्लाई बाय 7/15। अब 420 को आपने 15 पे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 420 डिवाइड बाय 15, तो 15 2 ज़ार 30 आ जाता है। 42 से हमने छोटा रखना है या फिर उसके बराबर लाना होता है, तो 32 का 2 आया, 4 में से 3 निकाला 1 आया, 12 इधर से 0 आ गई। तो अब आप इसको डिवाइड करो, तो 15 कितने ज़ार 120 आया। 15 का टेबल आपने पढ़ना है कि या तो 120 आए या फिर उससे छोटा आए। तो अगर हम 5 के साथ करते हैं, अगर हम इसको 6 के साथ, 7 के साथ करें, 8 के साथ, 8 5 ज़ार 40, 8 1 ज़ार 8 एंड 4 8 के साथ हो सकता है। 8 5 ज़ार 40 और 8 1 ज़ार 8, 8 और 4 12 आ जाता है, तो 8 के साथ हो सकता है। 8 5 ज़ार 40 और 8 1 ज़ार 8, 8 और 4 12, तो यूँ इसके साथ भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, 28 हमें आंसर मिल गया है। तो लिहाजा 15 1 ज़ार 15 और 28 यहाँ पर लिख दोगे। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 7, अब इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, 7 8 ज़ार 56, 6 आया, 5 कैरी, 7 2 ज़ार 14 एंड 5 19, तो 196 बन रहा है, 196। तो देखें 420 से 196 रह गया है, बिल्कुल बुक के मुताबिक आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 990, अगर किसी चीज़ की पुरानी कीमत 990 थी, 990 थी, एंड न्यू प्राइस इज़, और अब उसकी नई कीमत 1200 यानी कि 1200 हो चुकी है। ये 990 थी और ये 1200 हो चुकी है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस, फिर बढ़ती हुई कीमत की आपने रेशियो बतानी है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस, तो किस लिहाज से आपने रेशियो फाइंड करनी है कि जिस लिहाज से उसकी प्राइस बढ़ी है। मतलब यह है इस सवाल का कि दोनों के दरमियान आप लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है, तो उससे आपको पता चल जाना है कि इस लिहाज से उनकी प्राइस बढ़ी है। तो आप क्योंकि उसने इंक्रीज़ के बारे में बात की है, तो लिहाजा जो बड़ी वैल्यू है वो आप पहले लिखोगे, 1200 पहले लिखोगे और 990 बाद में लिखोगे, ताकि आपके पास इंक्रीज्ड रेशियो आ सके, तो ऊपर बड़ी वैल्यू आए नीचे छोटी वैल्यू आए। तो इस तरह का आपने आंसर ढूंढना है। पहले हम इसकी ओल्ड प्राइस लिखते हैं। ओल्ड प्राइस क्या है? ओल्ड प्राइस है 990 रुपीज़। चाहे RS पहले लिख लो या बाद में लिखो, ये लिखना लाजमी है क्योंकि ये रुपीज़ है। 990 रुपीज़ और न्यू प्राइस है इसकी, न्यू प्राइस है 1200। हमने इनकी इंक्रीज रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस, रेशियो ऑफ
इंक्रीज प्राइस, हमने ये फाइंड करनी है। तो इंक्रीज प्राइस की रेशियो फाइंड करने के लिए आपको ये पहले लिखना होगा 1200 रेशियो 990। अब आप इनको देखो, ये भी ज़ीरो है लास्ट में, ये इससे लास्ट में भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है डिवाइड बाय 10 आप कर सकते हैं। जब 10 पे डिवाइड करते हो तो 120, इधर 120 रह जाता है और इधर 990 रह जाता है। अब देखें दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 पे तो नहीं हो सकते, 3 पे के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं। तो इसको आप 3 पे डिवाइड करो, तो 120 को आप 3 पे डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 डिवाइड बाई 3, 3 4 दा 12, ये ज़ीरो ऊपर चलेगी, 40 आ गया। तो 120 जब 3 पे डिवाइड करो तो 40 आंसर आता है। 990 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं, इसका रिमाइंडर ज़ीरो है। 990 को भी डिवाइड करते हैं 3 पे ही, तो 3 3 ज़ा 9, दोबारा इस 9 को नीचे उतारा तो ये भी 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है 3 ने दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो लिहाजा हमें 120 से आंसर मिला है 40 लिखते हैं, और 99 से हमें आंसर मिला है 33। तो 40 रेशियो 33 के लिहाज से उसकी प्राइस बड़ी थी, इसी वजह से वो 990 से 120 हो गई थी। तो यूँ हमें पता चल गया कि किस रेशियो के लिहाज से उसकी प्राइस बड़ी थी, जो भी आर्टिकल था। अब देखें इसमें 5 क्वेश्चन में, इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 1500, पुरानी कीमत जो थी वो 1500 थी, एंड न्यू प्राइस इज़ 1300, और आपकी जो कीमत है वो 1300 हो गई है, मतलब कीमत ज़्यादा थी तो कम हो चुकी है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस, तो कम होने की जो कीमत कम होने की जो रेशियो है ना, वो आपने बतानी है कि किस रेशियो के लिहाज से उनकी कीमत कम हुई है। तो अब आप लोगों को सोचना चाहिए कि कम कीमत होने के लिए आपको ये जो छोटी वैल्यू है, छोटा नंबर है, वो पहले लिखना होगा और बड़ा नंबर बाद में लिखना होगा, ताकि आपका डिक्रीज्ड आंसर आ सके, आपका ऊपर वाला आंसर छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो। तो इसलिए आपको पहले छोटा नंबर लिखना होगा, बाद में बड़ा लिखना होगा। इन्होंने घुमाने की कोशिश की है लेकिन घूमना नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरह से रकमों को अरेंज करना है कि आपका पहले छोटा आंसर आए और फिर बाद में बड़ा आंसर आए, तो ताकि डिक्रीज़ हमारा शो हो सके। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखने में तो सेम उसी तरह से ही लिखना है, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी। ओल्ड प्राइस अब जो हमने दी है वो दी है 1500 रुपीज़, RS आपने यहाँ लिखना है रुपीज़ 1500, और न्यू प्राइस उसने जो दी है वो है 1300 रुपीज़। अब उसने कहा है हमें फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस, तो हमने रेशियो यहाँ पर हमने सोच कर लिखना है, रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस। तो डिक्रीज्ड प्राइस की हमने रेशियो निकालनी है, तो यहाँ पे आपने रेशियो निकालते हुए सोच कर करना है कि हमने डिक्रीज्ड की निकालनी है। तो जब डिक्रीज की निकालनी है तो 13 छोटा है वो पहले आएगा, 1300 रेशियो 1500, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। आप देखें दोनों, इसमें भी 2 ज़ीरो हैं लास्ट में, इसमें भी 2 लास्ट में ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों 100 पे डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होती हैं। तो लिहाजा इन दोनों को जब 100 पे डिवाइड करोगे तो यहाँ 13 रह जाएगा और यहाँ 15 रह जाएगा। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट चुकी हैं। तो ये हमारी डिक्रीज्ड प्राइस है, डिक्रीज्ड रेशियो है। देखें 13 पहले आया, 15 बाद में आया, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो जिससे हमें पता चल गया है कि इस लिहाज से उसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई थी आर्टिकल की। ये स्टूडेंट आप 6 क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है कि इफ़ न्यू मैथ ऑफ रज़ा इज़ 80 kg, नया मैथ रज़ा का 80 kg है, एंड ओल्ड मैथ वाज 120 kg। इसने कोई डाइटिंग की है, पहले इसका 120 kg मैथ था, फिर इसका कम होकर 80 kg आ गया, तो इसने मैथ अपना कम कर लिया, वज़न कम कर लिया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड मैसेज, तो डिक्रीज मैसेज की हमने रेशियो फाइंड करनी है, अब फिर डिक्रीज वाली ही फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही सवाल है। डियर स्टूडेंट, डाटा लिखते हैं न्यू मैथ्स, पहले उसने न्यू मैथ्स हमें दिया हुआ है, आप न्यू मैथ्स ही लिख लो। न्यू मैथ्स है 80 kg, और फिर ओल्ड मैथ्स हम लिख लेते हैं जो पहले था उसका, ओल्ड मैथ्स उसका 120 kg है, kg था। तो हमने फाइंड क्या करनी है, रेशियो ऑफ डिक्रीज्ड मैसेज, रेशियो
ऑफ डिक्रीज्ड मैसेज। तो दोबारा डिक्रीज के बारे में बात हो रही है, तो डिक्रीज के लिए हमें छोटी रकम पहले लिखनी होगी, 80 पहले लिखना होगा, रेशियो 120 बाद में लिखना होगा। तो 80 रेशियो 120, अगेन देखो एंड पे 0 है तो 0 10 में होती है, 1 0, तो इसका मतलब है हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो इधर 8 रह जाता है और इधर सिर्फ 12 रह जाता है। अब देखें 8 और 12 किस बड़े टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 पे बड़े पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 पे इनको डिवाइड करें, जब 8 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2। जब 12 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3। फिर 2 रेशियो 3 आंसर आ चुका है। तो देखो पहले छोटा आंसर आया फिर बड़ा आया, इसका मतलब है हमारा डिक्रीज आंसर आ चुका है, हमारा सवाल का जवाब सही होगा। ये स्टूडेंट इस सवाल को समझें। द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 7:6। द कॉटन का एक बॉक्स है, कोई थैला सा है, उसकी जो कीमत है ना वो 7:6 के लिहाज से बढ़ गई है। इफ़ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वाज, अगर उसकी पुरानी जो कीमत थी ना वो थी ₹1836, पुरानी कीमत जो थी ना उसकी वो 1836 थी। देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स, तो उसकी आपने न्यू प्राइस कितनी हो गई, क्योंकि 7:6 के लिहाज से बड़ी है। 7 पहले दिया उन्हें, बड़ा पहले दिया, छोटा बाद में दिया, तो बड़ी है, तो कितनी बढ़ गई है, बढ़कर कितनी ज़्यादा हो गई है वो हमने बतानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर जैसा ही सवाल है, ये स्टूडेंट पहले इंक्रीज्ड रेशियो लिखते हैं। इंक्रीज्ड रेशियो, इंक्रीज रेशियो उसने हमें दी है 7:6, और फिर उसने दिया हमें ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वाज, इसकी ओल्ड प्राइस उसने दी हुई है, ओल्ड प्राइस। तो ओल्ड प्राइस उसकी जो है वो है 1836। हमने फाइंड क्या करनी है, इंक्रीज्ड प्राइस हमने फाइंड करनी है, या न्यू प्राइस कह देते हैं, न्यू प्राइस हमने फाइंड करनी है। न्यू प्राइस जो है ना असल में इंक्रीज प्राइस ही होगी, तो हमने इंक्रीज प्राइस फाइंड करनी है। तो आप देखें जब इंक्रीज प्राइस की बात हो रही है तो उसने रेशियो भी हमें इंक्रीज के लिहाज से दी हुई है, तो हमने सिंपल फाइंड कर लेना है न्यू प्राइस, यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू प्राइस इज इक्वल टू 1836 ऑफ 7:6। 7:6 का 1836 का हमने 7:6 निकालना है। तो आप देखें 1836 ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया, 7/6 लिख दिया। अब 1836 को आपने 6 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 1836 डिवाइड बाय 6, 6 3 ज़ार 18, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। इधर से तो 0 मिलता है। अब 3 को नीचे उतारते हैं और फिर हमें 6 भी नीचे उतारना पड़ गया, क्योंकि 3 इससे छोटा था, हमें 6 भी नीचे उतारना पड़ा। 2 डिजिट एक साथ उतारे हैं तो ऊपर 0 लगाएंगे। याद रखिए जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो 0 ऊपर ज़रूर लगाते हैं। तो अब 6 6 36, तो यूँ हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, तो 306 हमारा आंसर आया। तो इसको आप 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो हमारे पास ये 306 आंसर आता है। 306 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 306 मल्टीप्लाई बाय 7, इसे मल्टीप्लाई करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 306 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 ज़ार 42, 7 6 ज़ार 42, 2 आया, 4 यहाँ कैरी किया, 7 0 ज़ार 0, तो 0 में 4 प्लस किया तो 4 ही रहेगा, और 7 3 ज़ार 21, 21 ये 21 आ गया। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिला है वो मिला है 2142। तो डियर स्टूडेंट ये हमें आंसर आ चुका है, और देखें हमारे इसके पास साथ प्राइस के साथ रुपीज़ लगा हुआ था कि नहीं लगा। डियर स्टूडेंट यूनिट का लाजमी ख्याल रखना है, अगर प्राइस के साथ आपका रुपीज़ लगा हुआ था ना, RS यहाँ पे था इसके साथ, तो आपने आंसर के साथ भी वो यूनिट लाजमी लगानी है।
अगर आपके डाटा में कोई यूनिट नहीं है तो फिर आप नहीं लगाओ, अगर आपके डाटा में कोई यूनिट दी होती है तो आपने लगानी होती है, वरना 0.5 नंबर कट जाते हैं। डियर इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें। दी हाइट ऑफ अली इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 11:6। अली की हाइट बढ़ती गई है और 11:6 के लिहाज से बढ़ी है। एंड द हाइट ऑफ अली वाज 12-20 सेंटीमीटर। अली की पहली जो हाइट थी ना वो 12-20 सेंटीमीटर थी। देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ अली। तो अली की न्यू हाइट कितनी हो जाएगी जब 11:6 के लिहाज से बढ़ी है। तो हमने इसकी भी इंक्रीज्ड हाइट फाइंड करनी है। पहले हम इंक्रीज्ड रेशियो लिखेंगे। इंक्रीज्ड रेशियो है इसकी 11:6 और हाइट ऑफ अली हम लिख देते हैं ओल्ड हाइट ऑफ अली। ओल्ड हाइट ऑफ अली, ओल्ड हाइट इसकी 12-20 सेंटीमीटर है। cm हमने लिखना है 7 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसकी न्यू हाइट हमने फाइंड करनी है। तो न्यू हाइट इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो न्यू हाइट फाइंड करने के लिए, क्योंकि इंक्रीज्ड हाइट है तो ये हमने इसका ले लेना है। तो न्यू हाइट हमें बराबर आएगी 12-20 ऑफ 11/6। अब आप 12-20 ऑफ का मल्टीप्लाई कर दें 11/6 कर दें। तो 12-20 को जब आप 6 पे डिवाइड करोगे, 12-20 डिवाइड बाय 6, 6 2 = 12। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इधर से आपको 2 यहाँ पर नीचे उतारा तो छोटा है, फिर भी हमें ये भी नीचे उतारना पड़ा, 0 भी। तो अब 20 बन गया। 6 को अगर ये टेबल पढ़ते हैं, 6 8 जार 6 3 जार 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 3 जार 18 हमारे पास आ गया। ये स्टूडेंट 6 3 जार 18 माइनस किया तो यहाँ पर 2 आया रिमाइंडर, और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर आ गया। अब हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है और इसको जहाँ पर दोबारा 0 लगा लेते हैं। ऊपर एक पॉइंट लगाकर आप 0 लगा दोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो अब 6 3 जार 18, फिर से आपका यहाँ 3 चला जाता है और यहाँ 18 आ जाता है। जब हम माइनस करते हैं तो दोबारा 2 आ जाता है। दोबारा आप पॉइंट तो नहीं लगना, लेकिन 0 आप लगा सकते हैं। तो फिर से आप करोगे तो 6 3 जार 18, तो इसका मतलब है फिर से यहाँ पर 2 ही रिमाइंडर आता है। तो बार बार आपका 2 रिमाइंडर आता जाता है, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3 3 बार बार आता जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर बार बार 2 ही आ रहा है। तो इस वजह से आपका पॉइंट के बाद 3 3 बार बार आता जाएगा। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट निकाल लें, इतने ही काफ़ी होते हैं। तो 23.33 हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 23.33 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो ताकि आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 23.33 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 1 के साथ करेंगे तो यही ऊपर वाले आ जाने हैं सेम। 3 3 फिर 3 3 3 2, 1 के साथ इनको किया तो यही वाले हमारे सारे के सारे वापस आ गए। पहले के नीचे क्रॉस कर दिया, फिर 1 से करेंगे तो फिर भी यही आ जाने हैं। 3 दफ़ा 3 है और 2 है, यही आ गया। अब इनको प्लस करना है तो 3 का 3 आया, 3 और 3 6 आया, 3 और 3 6 आया, 3 में 2 प्लस किया 5 आया, 2 का 2 आया। अब आपने पॉइंट लगाना है। देखें पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। इसमें जो ये आपका दरमियान में आपने को पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सेम इसी तरह से डिजिट गिन लेने होते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसलिए इधर से 2 डिजिट गिन लें, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। ये स्टूडेंट देखें ये जो आंसर आया ना 256.63 आया है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब है 256 जो 1220 है उससे छोटा आंसर आ गया। तो छोटा आंसर तो नहीं ना, इंक्रीज आंसर आना चाहिए था बड़ा। इसका मतलब है हमसे कोई मिस्टेक हुई है।
तो मैंने मिस्टेक चेक किया है। तो देखें जो 1220 को जब डिवाइड किया ना, तो इसमें हमें यहाँ पर 2 और 0 दो डिजिट एक साथ उतारने पड़े थे। तो ये दो डिजिट एक साथ जब भी उतारने हैं तो ऊपर 0 लगानी होती है, तो इसके दरमियान में हमें 0 लगानी थी। तो लिहाजा ये जो 203 आना था, ये मैंने गलती कर ली, 203 ऐसे आना था। बाद में बाकी जो है वो सारा सेम ही रहना है, बाद में कोई चेंज नहीं आनी। 203.33 चलता जाना है। तो बाद में जो बाकी सारी डिवीज़न है वो सेम ही चलनी है, लेकिन बस यहाँ पर इसके दरमियान में 0 लगाना था डबल डिजिट उतारने की वजह से, वो नहीं लगा सका, जिसकी वजह से ये मिस्टेक आई। अब जब ये मिस्टेक आई तो वो इधर भी यही चला गया। तो यहाँ पर भी हमें 203 लिखना था, तो इसके दरमियान में मैं 0 लगा देता हूँ। अब 0 के साथ इसको फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो मेरी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये रॉन्ग है, दोबारा मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से मल्टीप्लाई इसको करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 203.33 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 1 के साथ जब करेंगे तो सारे यही आ जाएंगे, इसके साथ 3, फिर 0, फिर 2, फिर पहले के नीचे क्रॉस, फिर दोबारा 1 के साथ करेंगे तो फिर यही आ जाएंगे, 3 3 3, 3 दफ़ा 3 3, फिर 0 और फिर 2। अब इनको प्लस करना है, तो 3, ये 6, ये भी 6, ये 3, ये 2 और ये भी 2। अब देखो पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो इसका मतलब है 2236 हमारा आंसर बनता है। तो हमें यहाँ 0 लगाना है और हमारा आंसर क्या बना, 2236.63। और ये क्योंकि सेंटीमीटर में था हमारा क्वेश्चन, तो लिहाजा हम यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका ये आंसर बनता है। तो यहाँ पर याद रखें कि जब भी आप डिवाइड करते हैं 2 डिजिट की सूरत में आपको ऊपर 0 ले जाना पड़ती है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का भी जो बुक में आंसर है वो रॉन्ग है, वहाँ पर 2277 दिया हुआ है, लेकिन ये हर तरह से आप कैलकुलेटर से भी करके देखो ना तो यही आंसर आता है। तो लिहाजा ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर क्वेश्चन 9, डियर स्टूडेंट 9 क्वेश्चन पढ़ें। मोशंस मैस वाज 140 किलोग्राम, मोशन का मैस 140 किलोग्राम था। इफ़ ही रिड्यूसेस हिज मैस इन द रेशियो 6:7, अगर 6:7 के लिहाज से वो अपना मैस कम करता है। फाइंड हिज न्यू मैस, उसका नया मैस आपने मालूम करना है। तो अब फिर उसने मैस कम किया, इसने अपना वेट लूज़ कर लिया है, तो 140 के लिए 140 से कम करके उसने 6:7 रेशियो के लिहाज से कम किया है, तो इससे कम ही हमारा आंसर आना चाहिए। हम चेक करते हैं हल करके। डियर स्टूडेंट देखें, ओल्ड मैथ्स इस बच्चे का है 140 kg, बच्चा तो नहीं है, भाई होगा कोई। इफ़ ही रिड्यूसेस हिज मैथ इन द रेशियो 6:7, तो अगर वो अपना मैथ रिड्यूस करता है 6:7 में, तो रिड्यूस्ड रेशियो हमने पहले लिख लेनी है, वो है 6:7। तो अब आपने इसका न्यू मैथ फाइंड करना है। न्यू मैथ जो इसका कम हुआ है वो कितना हुआ है, तो देखते हैं। न्यू मैथ का वही पहले की तरह फार्मूला हमने लगाना है। न्यू मैथ इज इक्वल टू 140 ऑफ 6:7। तो 6:7 का 140 निकाल लेना है। तो 140 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7, तो 140 को 7 पे डिवाइड करना है। 140 को जब आप 7 पे डिवाइड करते हो, 7 2 14, ये 0 नीचे नहीं लगानी, ये 0 ऊपर लेकर जानी है, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 बन गया। तो 20 हमारे पास आ गया, तो इसको आप काट का 20 लिख दो। 7 1 7 और 140 को जब 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 20। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 20 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 0 0, 6 2 12, 120 आता है। 120 kg में आया, तो इसका मैथ इसका काफ़ी कम हो गया, 140 से 120 हो गया। ये स्टूडेंट लास्ट वाला पढ़ें। अहमद मैथ वाज 140 किलोग्राम, अहमद का मैथ 140 किलोग्राम था।
तो ही रिड्यूसेस हिज मैथ्स 112, उसने अपना मैथ्स काम कर करके 112 कर लिया। इन व्हाट रेशियो अहमद रिड्यूसेस हिज मैथ्स, तो उसकी रिड्यूस करने वाली रेशियो कौन सी बनती थी, वो रेशियो आपने निकाल कर दिखानी है, लेस वाली रेशियो। लेस वाली रेशियो का मतलब ये है कि ये छोटा पहले रखोगे बड़ा बाद में रखोगे तो तब लेस रेशियो आएगी। पहले हम इसका ओल्ड मैथ्स लिखते हैं। ओल्ड मैथ्स इसका है ओल्ड मैथ्स 140 kg है, और इसका जो न्यू मैथ्स आया है वो है इसका 112 kg। हमने फाइंड क्या करनी है, रिड्यूस्ड रेशियो हमने फाइंड करनी है कि किस रेशियो से उसका मैथ्स कम हुआ है, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो लिहाजा हमें रिड्यूस्ड में रेशियो फाइंड करने के लिए 112 पहले लिखना होगा, 112 पहले लिखना होगा, और रेशियो 140 बाद में लिखना होगा। तो इस तरह से रिड्यूस रेशियो हमारे पास आ जाएगी। तो अब देखो ये कौन से टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो 2 ही टेबल नज़र आ रहा है जो बार बार हमें डिवाइड करने के लिए मिल रहा है। तो इसके साथ हम बार बार इसे डिवाइड करते जाते हैं, या फिर वही फिर HCF फाइंड करने वाला तरीका है। HCF से डायरेक्ट हो जाना है, HCF से ही कर देता हूँ, आप लोग 2 से तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो लिहाजा 140 को मैं अंदर रखता हूँ और 112 से डिवाइड करता हूँ। तो 1000 अगर करते हैं तो 112 इधर लिख दिया, माइनस किया, 10 में से 2 निकाला 8 आया, इधर बाकी 3 रह गया, 3 में से 1 निकाला 2 आया, 28 आ गया, 28, और यहाँ पर हमें 112 लिखना है, 112 लिखा। अब 28 कितने जार 112 होता है, 2 जार 56 आएगा, 3 जार 4 जार, आई थिंक 4 जार हो सकता है, 4 8 जार 32, 4 2 जार 8, 8 और 11 पूरा आ जाता है। 4 के साथ करें तो 4 8 जार 32, 2 आया 3 कैरी, और 4 2 जार 8, 8 में 3 प्लस किया तो 11। तो ये पूरा देखें यहाँ पर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, तो 28 इसका HCF आया। तो ये दोनों 28 पर डिवाइड हो सकते हैं, दोनों को 28 पे डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो, सिंपल रेशियो इनकी निकाल सकते हो। तो लिहाजा आप पहले 112 को डिवाइड करें 28 पे, 112 को 28 पे डिवाइड करते हैं तो हमें 4 आंसर मिलता है, 4 8 जार 32 एंड 4 2 जार 8 और 3 11। ये देखें 4 आंसर मिला। जबकि आप 140 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आया, 140 को डिवाइड करो 28 पे, तो ये हमें 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3 8 जार नहीं 4 5 8 जार 40, 5 के साथ हो सकता है, 5 8 जार 40 और 5 2 जार 10 और 10 और 2 14, तो 5 हमें आंसर मिलता है, रिमाइंडर 0। अब देखें 140 को 28 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आता है, और 112 को डिवाइड करें तो 4 आता है। तो इसको डिवाइड किया 28 पे तो हमारे पास 4 आया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 5 आया। तो यूँ हमारे पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं, 4:5। ये सिंपल रेशियो आ चुकी है। इस रेशियो के लिहाज से उसने अपना मैथ्स कम किया है, तो लिहाजा ये हमारी रिड्यूस्ड रेशियो का आंसर है। रिड्यूस्ड रेशियो जो हमने निकाली है वो है 4:5। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।